आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फाइटर एयरक्राफ्ट से जुड़ी जानकारी पर। तो आइए आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और वो है इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट पर हर घंटे की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो दोस्तों, है ना ये इंटरेस्टिंग जानकारी। इस तरह की और अपडेट्स और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्ट न केवल बहुत महंगा आता है बल्कि उसका रखरखाव भी बहुत महंगा होता है। और इस वीडियो में आज हम आपको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ एयरक्राफ्ट की हर घंटे की लागत के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर मौजूद है और खास तौर पे वो लोग जिन्हें हिंदी समझने में कठिनाई होती हो वो हमारे आर्टिकल को पढ़कर भी ये जानकारी ले सकते हैं। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फाइटर एयरक्राफ्ट की पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम वो खर्चा कैलकुलेट करते हैं जो उसकी मेंटेनेंस में आता है और वो खर्चा जो उसकी मेंटेनेंस में लगता है। इसे कैलकुलेट करने का सूत्र ये है कि एयरक्राफ्ट की कुल मूल्य को उसके फ्लाइंग आवर्स के साथ डिवाइड किया जाता है और जो भी उत्तर आए उसे हम एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग कॉस्ट कहते हैं। पर साथ ही साथ इस कैलकुलेशन में हमें कुछ और बातों का ख्याल भी रखना होता है, जैसे कि इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी, यानी सीधी भाषा में जिसे हम माइलेज कहते हैं। यहाँ पर यह बात भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि फाइटर एयरक्राफ्ट को डिजाइन करते समय इस बात को वरीयता दी जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट कर सके। माइलेज को ध्यान में रखते हुए फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण नहीं किया जाता। इसका डिजाइन, इसकी मारक क्षमता और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के मद्देनजर इसका निर्माण किया जाता है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो भी मशीन या इंजन जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उसे ईंधन की उतनी ही ज्यादा खपत लगेगी। तो आप कह सकते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन फ्यूल एफिशिएंट नहीं होते क्योंकि उन्हें ज़्यादा पावर जनरेट करनी होती है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई डबल इंजन वाला एयरक्राफ्ट हो तो उसे और ज़्यादा मात्रा में फ्यूल की खपत करनी होगी। इस कड़ी में दूसरा पॉइंट है कंज्यूमेबल सप्लाईज। इसमें एयरक्राफ्ट द्वारा कैरी किए जाने वाले हथियार, गोला बारूद, ये सब आते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस। कुछ फाइटर क्राफ्ट ऐसे होते हैं जिन्हें एक लंबे समय के बाद ही मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। ये क्राफ्ट मेंटेनेंस फ्रेंडली कहे जाते हैं। इसके विपरीत कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं, यानी कि बहुत कम अवधि में भी उन्हें बार बार मेंटेन करना पड़ता है। उदाहरण की बात करें तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम अमेरिका के F-35 के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की तो उसे हम यूनिट लेवल मैन पावर कहते हैं। यूनिट लेवल मैन पावर यानी कि उस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में आपकी तकरीबन कितनी मैन पावर लग रही होती है, इसी को हम चौथा पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में जिस मैन पावर की बात की जा रही है इसमें केवल फाइटर पायलट नहीं आएगा बल्कि हर उस मैन पावर की बात की जा रही है जो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस से लेकर उसे ऑपरेट करने में लगती है। और अगर हम बात करें पांचवें पॉइंट की तो पांचवें पॉइंट पर हम बात कर सकते हैं सिस्टम इम्प्रूवमेंट या उसके अपग्रेड्स। जब भी किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाता है और उसे और एडवांस किया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपग्रेड किए जाते हैं, तो फिर से वो एयरक्राफ्ट ज्यादा एनर्जी की डिमांड करता है जिसका सीधा असर पड़ता है एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी पर और जाहिर सी बात है उससे कॉस्ट भी बढ़ती है। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो वो है कैपिटल चार्जेस, यानी कि वो सब कीमत जो उस एयरक्राफ्ट और उससे जुड़े और अंदर के इक्विपमेंट को खरीदने में आती है। और सातवां मेन पॉइंट है, इसका मतलब है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे उस एयरक्राफ्ट का सिस्टम पुराना होने लगता है या फिर यूं कहें कि घिसने लगता है। और अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो जब भी हम कोई व्हीकल खरीदते हैं तो वो जितनी पुरानी होती जाती है उतना उस पर डेप्रिसिएशन बढ़ता जाता है, यानी वो पुराना होने लगता है, घिसने लगता है और उसकी कीमत भी घटने लगती है। यानी सीधी सी बात यह है कि पुराने हो रहे व्हीकल या इंजन को मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एयरक्राफ्ट उड़ान भरता रहे तो उसकी मेंटेनेंस तो करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे कीमत कितनी भी आए। और ये थे वो 7 मेन पॉइंट जो किसी फाइटर एयरक्राफ्ट पर
पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि हमने जो आपको बताया था कि एयरक्राफ्ट की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द फ्लाइंग आवर, उसका जो टोटल कॉस्ट है उसकी बात की जा रही है। उस टोटल कॉस्ट में इन 7 पॉइंट्स की हमने बात की। तो जब भी हम एयरक्राफ्ट के पर आवर कॉस्टिंग की बात करेंगे उसमें ये 7 पॉइंट्स कंसीडर होंगे, और इन सारे कॉस्ट को जब आप फ्लाइंग आवर से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपके एयरक्राफ्ट की पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन फाइटर की एस्टिमेटेड कॉस्ट पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आती होगी। लेकिन ये जानने से पहले अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल के ऑपरेशन में भी आपका लाइक फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपने लाइक कर दिया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन फाइटर की पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट जानने से पहले आप कुछ पॉइंट्स जरूर अपने माइंड में बिठा लें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है उसकी टोटल कॉस्ट के बारे में इंटरनेट पे बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर की पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये कई सोर्सेज पर आधारित है, क्योंकि अलग अलग न्यूज आर्टिकल पर कुछ एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स और मैन्युफैक्चरर ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर अलग अलग जगह से लिए गए हैं। और तीसरा पॉइंट ये कि आपको अलग अलग जगहों पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर की जो पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं इसके फिगर्स अलग अलग मिलेंगे, और इस एपिसोड में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स से ली गई है। चौथा पॉइंट ये कि हम आपको पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट डॉलर और रुपीस दोनों में बताने वाले हैं, और डॉलर का रुपीस में जो कन्वर्जन है वो मौजूदा एक्सचेंज रेट के आधार पर ही है। यानी आगे जाकर अगर डॉलर वैल्यू ऊपर नीचे होती है और अगर उस समय कोई ये वीडियो देख रहा है तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि जो कॉस्ट बताई गई है ये 18 मई 2021 को डॉलर का जो करंट रेट चल रहा था उसके आधार पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के सबसे एडवांस फाइटर में से एक सुखोई 30 MKI, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट करीब $10,000 के आसपास है, जो रुपीस में कन्वर्ट की जाए तो हो जाती है लगभग 7,33,000 रुपए पर आवर। इसके बाद अगर हम बात करें बालाकोट 22 यानी कि मिराज 2000 की, तो इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लगभग $2700 के आसपास है। अगर रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब होगा 2 लाख रुपीस पर आवर। और वैसे कुछ रिपोर्ट्स में इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट $3700 भी बताई गई है। इसके बाद आता है हमारा मिग 29, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है $6500 यानी $6500, और रुपीस में कन्वर्ट करके हो जाती है 4,76,000 रुपीस पर आवर। चौथे नंबर पर है ब्यूटी एंड बीस्ट की मिसाल हॉलिडे फोर्स फाइटर का नया मेंबर राफेल, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है करीब $16,000 पर आवर, यानी अगर हम इसे रुपीस में कन्वर्ट करें तो 11,73,000 पर आवर। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में राफेल की कॉस्ट को लेकर ये भी कहा गया है कि M884 इंडियन के आ जाने के बाद से इसकी $16,000 की पर आवर वाली कॉस्ट ये रिड्यूस होकर $10,000 से लेकर $12,000 के आसपास तक आ पहुंची है। इसके बाद आता है भारत का प्राउड यानी लाइट कॉमोडिट क्राफ्ट तेजस। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है करीब $4,000, अगर रुपीस में कन्वर्ट करें तो हो जाएंगे 2,93,000 पर आवर। अब बारी है फॉल्कन सेल्टोस की, आसान शब्दों में कह देते हैं F-16 किलर्स यानी MiG-21। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है $3,000 और रुपीस में कन्वर्ट करके 2,20,000 पर आवर। तो ये तो हो गया इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन फाइटर्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स के कुछ ट्रांसपोर्ट प्लेन की, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स का जो C-17 ग्लोमास्टर है और इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लगभग $24,000 यानी कि $24,000 पर आवर के आसपास है, और रुपीस में होगी लगभग 17,60,000 रुपए पर आवर। और अगर बात करें C-130J सुपर हरक्यूलिस की, तो इसकी पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट है $10,000 पर आवर, अगर रुपीस में कन्वर्ट करें तो हो जाती है करीब 7,33,000 रुपए पर आवर। और हम आपको एक बार फिर से क्लियर कर दें कि हमने पर आवर कॉस्ट जो भी डिस्कस किया है वो एस्टिमेटेड है, यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं है पर एस्टिमेटेड है। और जैसा कि हमने कहा कि कॉस्ट के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है इंटरनेट पे। हाँ, लेकिन इससे आपको लगभग अनुमान मिल गया होगा कि भारत के हवाई क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में कितनी ज्यादा कीमत लगती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सभी एयरक्राफ्ट किसी भी छोटे बड़े फंक्शंस या किसी भी छोटी मोटी बात पर निकाले जाते हैं।
बल्कि ये विमान हमेशा ही अपने अलग अलग मिशन में उड़ान भरते रहते हैं, फिर वो मिशन चाहे सर्विस लॉन्च का हो या सिक्योरिटी का या ट्रेनिंग का या कुछ और। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी खजाने में इस चीज का भी बर्डन आता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो ऐसी बुरी चीज की तरह है जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बल्कि उसे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिफेंस फोर्सेस को मेंटेन और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ऑपरेशन के लिए तैयार रखना, इन सब चीजों में एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि ये भी एक तरह की कीमत है जो हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चुकाते हैं। तो हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के एपिसोड से कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपका कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला। ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। धन्यवाद।